क्या एसआईपी के द्वारा 13 से 14% मार्जिन कमा सकते हैं क्या? बहुत सारे लोग मुझसे यह पूछ रहे हैं, क्या ये मुमकिन है? इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे और इसी वीडियो में नए साल के लिए स्पेशल ऑफर्स भी हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं किशोर, CEO एंड फाउंडर ऑफ ट्रेड अचीवमेंट। आइए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कौन से एसआईपी में 13 से 14% रिटर्न्स मिलते हैं? और कमेंट्स में बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं और इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। बहुत सारे लोग एसआईपी को म्यूचुअल फंड समझ रहे हैं। एसआईपी का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये एक मेथड है, जैसे कि हम हर महीने ईएमआई भरते हैं अपने खुद के लिए पैसे जोड़ना एक प्लानिंग के द्वारा, मगर ये म्यूचुअल फंड नहीं है। एसआईपी का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट का एक मेथड है। इसके अंदर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसमें हमारे पास स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, इसमें हमारे पास में पेंशन फंड है और पोस्ट ऑफिस भी है। तो इसी तरह से इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इनमें से कौन सी चीज हमें 13 से 14% रिटर्न्स देती है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। बाकी में से पोस्ट ऑफिस फंड हो सकता है, फिक्स्ड फंड हो सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट हो सकता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें आती हैं जिसके बारे में हम एक और वीडियो में विस्तार में देखेंगे। मगर इस वीडियो में आज खास करके कौन से स्टॉक में से हमें 13% रिटर्न मिल सकते हैं, इसी के बारे में हम देखने जा रहे हैं। आज हम किस चीज को लेने जा रहे हैं, इसे कहते हैं इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स में खास करके हम क्या देखने जा रहे हैं, इसे निफ्टी 20 कहा जाता है। आपने आमतौर पर निफ्टी 50 के बारे में सुना हो सकता है। अगर हम निफ्टी 50 के बारे में समझना चाहें तो ये क्या होता है, इंडिया में से टॉप 50 कंपनियां, रिलायंस हो सकता है, एसबीआई हो सकता है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, इस तरह से बहुत सारी कंपनीज होती हैं। ये सारी कंपनियां इंडिया की इकोनॉमी को होल्ड करती हैं। इनमें से बड़ी 50 कंपनियां, ये सारी कंपनियां निफ्टी 50 में है। इन सारी कंपनियों में किसी अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करने की जगह किस तरह से हम सारी कंपनियों में एक ही बार में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसी को इंडेक्स फंड कहते हैं। एक ही कंपनी का स्टॉक्स खरीदने की बजाय आप सारी कंपनियों का एक ही इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इन 50 को लेकर के इस इंडेक्स में हम लोग क्या है, स्टॉक खरीद लेते हैं। तो आपके साथ क्या होता है, चाहे किसी कंपनी का स्टॉक कम ज्यादा हो, इन सारी कंपनियों में से हो सकता है 40 कंपनियां, 45 कंपनियां, 35 कंपनियां, अगर उनका स्टॉक्स बढ़ रहा है तो अपने आप ही निफ्टी 50 जो आपका है वो ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है। यही होता है निफ्टी 20। आप इस निफ्टी 20 में आप क्या कर सकते हैं, इसमें छोटे छोटे ETF होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप क्या कर सकते हैं, इसकी भी एक कीमत होती है। जिस तरह से आप स्टॉक खरीदते हैं उसी तरीके से आप ETF भी खरीद सकते हैं। तो क्या होता है, जब ये सारे एक साथ ऊपर को बढ़ते हैं तो इसी से आप अपने प्रॉफिट को देख सकते हैं। और अगर हम देखें निफ्टी 20 का 2010 की वैल्यू क्या थी, उन दिनों में ये सिर्फ 40 रुपए ये बिक रहा था। और आज अगर 10 साल के बाद इसे आप देखते हैं तो, क्योंकि ये 2010 में था, यही आज 2020 में 203 में बिक रहा है। लगभग ये 5 गुना बढ़ चुका है। अब इसी में ही अगर आप सिस्टमैटिकली, जैसे कि हम एसआईपी कहते हैं, अगर हम निफ्टी 20 में या फिर इंडेक्स फंड्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आज हमें कितना मिल गया होता, अगर हम इसे देखें तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार में देखेंगे। अगर हम इस एक्सेल शीट को देखते हैं तो मैंने यहां पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो सिर्फ 1000 रुपए डाला है। आप कहेंगे नहीं, मैं थोड़ा और बेहतर कर सकता हूं, 1000 नहीं, आप 5000 रुपए तक जा सकते हैं। ये आपका हर महीने नहीं है। इसमें एक छोटी सी बात है, हम किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को एक डर होता है। डर क्या होता है, अगर हम इसे देखें तो मैं हर महीने इन्वेस्ट करता हुआ आ रहा हूं, अब अगर मार्केट क्रैश हो जाती है तो क्या होगा। मैंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, ये अच्छा ऊपर की ओर बढ़ रहा था, अगर अचानक ही पूरा मार्केट अगर क्रैश हो जाए, इतने समय का जो मैं इन्वेस्टमेंट करता आ रहा था वो आधा हो जाएगा। क्या मुझे इंतजार करना चाहिए कि ये कब ये धीरे धीरे ऊपर बढ़े? मुझे इस क्रैश के बारे में सोच करके मुझे डर लगता है, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता हूं। इस तरह से बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में मैंने सुना है। एक इंसान होने के नाते में वो एक हमारा जो भावनाएं हैं, एक इमोशनल पॉइंट जो है, एक डर होता ही है। इसीलिए हम लोग क्या है, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हम क्या करेंगे, इसी ETF में किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसी के बारे में अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं। अब नॉर्मली SIP में क्या करते हैं लोग, हर महीने कोई एक अमाउंट वहां भरते हुए आते हैं। मान लीजिए 1000 रुपए, जैसे तनख्वाह आती है तो हर महीने 1000 रुपए भरते हुए आते हैं एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर। अब हम थोड़ा सा बदलाव करते हुए क्या करने जा रहे हैं, हम 5% स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ेंगे, डिप्स ऑन बाइंग। ये क्या होता है, अब क्या होता है कि हर बार लोग डरते हैं कि ये कहीं 5% गिर ना जाए, और कुछ लोग डरते हैं कि अगर ये 5% बढ़ गया तो क्या होगा। इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं, +5% -5%।
हम दोनों तरफ खरीद सकते हैं। चाहे मार्केट 5% बढ़ जाए हम खरीदारी करेंगे, और चाहे मार्केट 5% नीचे गिर जाए तब भी हम खरीदारी करेंगे। मान लीजिए यहां आपका मार्केट 5% आ चुका है और हम यहां पे खरीदारी कर रहे हैं, और अगर ये यहां 5% आ जाता है तो यहां भी हम खरीदारी करेंगे, और यहां से अगर नीचे आता है हम यहां पर भी खरीदारी करेंगे। और फिर देखिए आप, यहां से अगर ये मार्केट ऊपर बढ़ता है तो जब ये बढ़ेगा, यहां पर 5% बढ़ता है, यहां भी हम खरीदारी करेंगे। इसलिए हम लोग स्ट्रेटेजिकली क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, चाहे ये मार्केट 5% गिरे तब भी हम इसे खरीदेंगे, 5% बढ़े तब भी हम इसे खरीदेंगे। क्यों इस तरह का स्ट्रेटेजी? बहुत सारे लोगों को डर होता है। डिप्स का एक स्ट्रेटेजी होता है, हर एक जैसे डिप होता है तो लोग एवरेज करते हैं और डरते हैं। और एक बात होती है, मैं आपको बताता हूं, अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये भी एक नेगेटिव कार्य है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। अगर ये 20% नीचे आएगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, ये 30% बढ़ जाएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। इस तरह से जो लोग सोचते हैं, इंतजार करते हैं, क्या होता है, लीजिए यहां क्रैश हो जाता है, मान लीजिए क्रैश ब्रेक हो गया, तो ये क्रैश हो गया था फिर ब्रेक आ गया। यहां पर कोई इसे देख रहा है, वो ये सोच रहा है कि अब ये फिर नीचे आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, मगर ये बढ़ते 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 मार्केट कहां पहुंच जाता है, मार्केट में बूम आ जाता है। उसने एक मौके को गवा लिया है। 120 से यह 200 रुपए तक पहुंच जाता है। अब क्या हुआ कि 80 से 90 रुपए इंतजार करने की वजह से यह अब नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तो वह इसे गवा देता है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम दोनों तरफ से डरेंगे। हम किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस करना नहीं चाहते हैं। जब ये ऊपर बढ़ेगा उस अपॉर्चुनिटी को भी हम नहीं गवाएंगे, नीचे आएगा तब भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये नीचे आता है तो हमें और ज्यादा बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि जो सामान मुझे 100 रुपए में मिलता था वो 95 में मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा, मैं दोबारा इन्वेस्टमेंट करूंगा। आइए हम कहें, आप इसे इस तरह से लें, मान लीजिए इस जगह में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, मान लीजिए आपने यहाँ 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अब जब ये पैसा नीचे को गिरता है तो आपने 3 बार इन्वेस्टमेंट किया है, इन तीनों को मिलाकर के हमने 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। ये 5,000 रुपए यहां पर अभी लॉस में ही है। ये 5,000 रुपए गवा चुके हैं, ये 5,000 रुपए गवा चुके हैं। अब ये नीचे में हमने 5,000 लगाए हैं। अब अगर ये दोबारा फिर वापस आता है तो दोबारा फिर से क्या होता है, ये 5 रुपए क्या होंगे आपके पास में, 5,000 रुपए आ जाते हैं। लॉस हुआ था वो क्या हुआ, रिकवर हो चुका है। अब जब ये नीचे गया था तो आपने लिए थे, वो आपके लिए अब प्रॉफिट बन चुका है। और फिर से जब आप एवरेज लेते हुए ऊपर आ रहे होते हैं और जब आप डर रहे होते हैं कि 5% ये बढ़ जाएगा, आप अगर इसका एवरेज देखेंगे तो आपके पास में प्रॉफिट ही, अच्छा प्रॉफिट आपने कमाया होगा। अब मार्केट में ये एक इमोशनल पॉइंट है। अब इमोशनल पॉइंट क्या है कि यहां पर डरने की जरूरत नहीं है। जब नीचे गिरता है तभी हम इसे एक अपॉर्चुनिटी करके लेते हैं। अब ये ऊपर भी जाएगा तो हमें कोई डर नहीं है, चाहे जो कुछ भी हो, हम तो इसे खरीदने ही जा रहे हैं। अगर ये 5% ऊपर बढ़ेगा तब भी हम इसे खरीदेंगे। अगर आप इसे लगातार एवरेज करते रहेंगे तो आप एक सुरक्षित हाथों में होंगे। इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हुए अगर ये 5% बढ़ता है तब भी हम खरीदने जा रहे हैं, अगर ये 5% नीचे गिरता है तब भी हम खरीदने जा रहे हैं। तो इसे मैं पहले ही यहां पर सारा कुछ इस एक्सेल शीट में डाल चुका हूं। अब अगर आपने जब ये नीचे गिरा आपने 5% फिर भी डाला, और अगर ये ऊपर उठा 5% तो भी आपने इन्वेस्टमेंट अगर लगातार करते हुए आते हैं, तो अब आपको क्या हासिल होगा उसी का रिजल्ट यहां पर मैंने दिया हुआ है। अगर हम यहां देखें, मान लीजिए हम लगाते हैं कि पिछले 10 सालों में आप हर महीने 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट करते हुए आए हो। हर महीने नहीं, मगर जब भी ये नीचे गिरता है, कुछ एक महीने ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर आपको कुछ नहीं मिलता है। अब अगर हम इसे महीने में देखते हैं तो जनवरी में आपको 3 बदलाव यहां देखने को मिलते हैं। कई बार फरवरी में सिर्फ एक ही बदलाव होता है। अब मार्च के बाद में अप्रैल में एक भी बदलाव नहीं हुआ। तो जो फंड्स होता है इसे स्प्लिट करते हुए जब भी हमें मौका मिलता है हम वहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं। महीने नहीं, हम तभी इन्वेस्ट करेंगे जब मार्केट या तो नीचे आता है या ऊपर बढ़ता है। इसी तरह से अगर आप 5,000 रुपए लगातार इन्वेस्ट करते हुए आते हैं तो पिछले 10 सालों में आपने टोटली कितना इन्वेस्ट किया होगा, अगर हम इसे देखते हैं तो 6,15,000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर चुके हैं। अगर हम इसका रिटर्न्स देखते हैं तो ये आपको 13,78,000 रुपए देता है। अगर हम 5,000 रुपए लगातार हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो 10 सालों में 6 लाख का अब कितना हो चुका है, दुगना बन चुका है ये। आइए हम इसी को SIP कैलकुलेटर में हम लोग देखते हैं। अब नॉर्मली में निफ्टी 20 कितना देता है, 13%, 13 से 13.4% तक। अब इसी स्ट्रेटेजी में अगर 5% प्लस या 5% माइनस में लगातार खरीदते हुए आएंगे तो अब इसने हमें कितना रिटर्न दिया है, अगर हम इसे देखें तो लगभग 13,68,000 हमें मिल चुका है। अगर आप इसे गुना करके देखते हैं तो अगर आप इसको अगर देखते हैं तो ये 14 से 14.5% हमें दिया है। हमें अधिक ही इसने दिया हुआ है, 1 से 1.25% क्या है इसने हमें ज्यादा ही दिया है। अगर हम
सोचें 6 लाख मैंने इन्वेस्ट किए थे और मुझे लगभग डबल उसका मिल चुका है। ये बहुत बड़ा नजर नहीं आता है, मगर कंपाउंडिंग की खूबसूरती क्या है, जब आप इसे लॉन्ग टर्म में देखते हैं तभी इसकी खूबसूरती आपको नजर आती है। इसे 10 साल में ना देखते हुए, अब मान लीजिए एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, पर आप अपने बच्चों के लिए अभी से बचाना शुरू करते हैं तो मान लीजिए आज आपका बच्चा 6 महीने का है, 1 साल का है, उसी की उम्र जब 20 साल की होगी वो एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड में होगा। क्योंकि अगर हम 10 साल में देखते हैं तो इतना नजर नहीं आता। आप इसी को अगर 30 साल में देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है कि आपने लगभग 18 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, मगर ओवरऑल अगर हमारी प्रॉफिट देखें तो कितना आ गया है, 3 करोड़ 26 लाख रुपए। अगर आप इसे 20 साल भी लेते हैं तो भी ये कम ही होगा, कोई परवाह नहीं है। और अगर लड़का 21 साल का हो जाता है, मान लीजिए अगर उस बच्चे के पैदाइशी से ही अगर आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है तो 5,000 रुपए इंडेक्स फंड में 50-20 में हम लोग लगातार इन्वेस्टमेंट करते हुए आएंगे। तो अगर हम इसे अगर यहां पर डालते हैं तो जब वो 21 साल का होगा आप अपने लड़के के हाथ में 84 लाख दे रहे होंगे। मान लीजिए अगर आज के समय के मुताबिक इन्फ्लेशन भी आ जाता है तो फिर भी आप 40 लाख रुपए रख सकते हैं। आज के समय में अगर हमारे माँ बाप अपने लड़के से कहें ये ले बेटा 40 लाख रुपए रख ले और तो अपनी MBA कंप्लीट करके और अपनी बिजनेस की पढ़ाई खत्म करके ये ले तेरे हाथ में मैं 40-50 लाख रुपए देता हूं, अब तू इससे अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले, क्या ये बढ़िया नहीं होगा? हाँ, ये बहुत बढ़िया होगा। अब यहां में जो समझने वाली बात है, अगर हम लोग सही ढंग से फाइनेंशियल की प्लानिंग करके हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। और अगर आप कहें नहीं अभी मैं 20 साल का हूं, आप भी 40 साल में रिटायर हो सकते हैं। सर मैं अभी कॉलेज खत्म करके फ्रेश बाहर आया हूं, मुझे 25,000 रुपए 20,000 रुपए सैलरी मिल रही है, तो चाहे 3,000 हो चाहे 5,000 हो, अगर मान लीजिए अगर आपके परिवार में फैमिली कमिटमेंट नहीं है तो अभी आप कॉलेज पढ़ के बाहर आए हैं, आप अपने माता पिता के साथ में रह रहे हैं, या आप चेन्नई में हैं या आप अपने गांव में कहीं रह रहे हैं और आपको 20,000 रुपए मिल रहे हैं, तो आप कम से कम अपनी जो सैलरी है उसका 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितनी भी आपको सैलरी आती है उसका 20 या 25% उसे लेकर के अभी आप क्या करें, आप उसे इन्वेस्टमेंट में डालें, चाहे वो 3,000 हो या 5,000 रुपए हो। अगर आप इसे हर महीने लगातार इन्वेस्ट करते आएंगे तो अगले 40-45 साल में आप एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में खड़ा हो पाएंगे। 20-25 साल के बाद में अगर आप देखें, 25 साल के बाद में आपके हाथ में 1.5 करोड़ रुपए होंगे। मान लीजिए हम कहेंगे कि अच्छा 7% इन्फ्लेशन है, आप एडजस्ट करके 50% डाल लीजिए, आप 60% भी डाल लीजिए, आपके हाथ में फिर भी 60 लाख रुपए हैं। अगर आज आपके पास में 20,000 रुपए आप तनख्वाह ले रहे हैं, 25 साल के बाद में हो सकता है आपको 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। इतना सारा पैसा अगर हम सेविंग की बात करें तो बहुत सारे लोग इसे नहीं कर पाते हैं। आप अपने पिछली जनरेशन से पूछ करके देखिए, जो लोग 40 साल के हो चुके हैं, 45 साल के हो चुके हैं, आप उनसे अगर पूछेंगे वो कहेंगे तो हमने ये सारे काम नहीं किए, हमें इसके बारे में पता ही नहीं था। मगर आपके पास इन बहानों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इन सारी बातों को देख रहे हैं, इतना सब कुछ सीख रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके आप इसे शुरू कीजिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मान लीजिए अगर आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए अपने बच्चे के लिए या आपके लिए, अपने भविष्य के लिए, किसी के लिए भी। अगर आप 1,000 रुपए या 2,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल में आपने कितना इन्वेस्ट किया होगा, 1,23,000 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे। मगर आप देखिए इससे भी क्या होता है कि ये ऑलमोस्ट आपको डबल हो चुका होता है, 2,73,000 आपको मिल चुके होते हैं। कितने समय में? 10 साल के समय में। अगर कोई कहेगा कि सर मेरे पास में तो सिर्फ 1,000 रुपए ही मैं हर महीने इन्वेस्ट कर सकता हूं, फिर भी कोई समस्या नहीं है। तो अब हम यहां देखते हैं कि अगर हम 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 30 सालों में आपने कितने बना लिए हैं? 65 लाख। चलिए हम देखते हैं 25 साल में 30 लाख रुपए, आपको 30 लाख रुपए मिल चुके हैं। हालांकि आपने 1,000 रुपए ही डाले हैं, पूरा अगर हम लोग देखें तो सिर्फ आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, मगर आपको कितना मिला है? 10 गुना। मगर इसमें जो समझने की बात है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे, आखिर तक वो देखते ही रह जाते हैं और वो कभी नहीं कर पाते। मगर हमें करना क्या चाहिए? जितनी जल्दी हो सके हमें इसे शुरू कर देना चाहिए। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच पाएंगे, चाहे वो अपने बच्चों के लिए हो या फिर आप अभी कॉलेज खत्म करके बाहर आए हैं या फिर आप 25 या 30 साल के हैं। क्या मैं भी शुरू कर सकता हूं? हाँ, अगर आप चाहें तो थोड़ा बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये बेहतर रहेगा, क्योंकि पहले ही आप 30 साल गवा चुके हैं। आप पूछ सकते हैं सर मुझे 30 साल हो चुके हैं, मैं क्या कर सकता हूं? 30 साल पहले ही जा चुके हैं, 20 साल बाद कितना हो जाएगा? 50 साल के हो जाएंगे। आपको 50 साल में की बजाय अगर वही अमाउंट अगर आप 40 साल में चाहते हैं तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट को डबल करना पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हैं 3,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने की, तो आप इसे 6,000 इन्वेस्ट करें। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं तो आप
अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच सकेंगे। इंडेक्स फंड की वजह से और बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले आपको इंडिया पर भरोसा होना होगा। अगर आपको भारत की इकोनॉमी पर भरोसा है तभी आप इंडेक्स फंड में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि भारत जो है अभी और तरक्की करने जा रहा है, इकोनॉमी भी तरक्की करने जा रही है, इसलिए ये जो 50 बड़ी कंपनियां हैं वह भी तरक्की करेंगी। अगर आपको ऐसा भरोसा है तो आप इंडेक्स फंड में जाएं। मुझे भरोसा है अगले 5 साल में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इतने ट्रिलियन डॉलर हो सकती है। ये सब बताया गया है, एनालिस्ट जो है वो भी इसी तरह से बताते हैं। इंडिया तरक्की के तरफ बढ़ रहा है। अगर हम पहले समय की बात देखते हैं तो ये सबसे बेहतरीन समय है जब देश तरक्की करता है, कंपनियां तरक्की करती हैं, हम भी एक अच्छे जगह में अपने आप को खड़ा हुआ पाएंगे। इसलिए आप क्रैश की चिंता ना करें। अगर ये नीचे गिरेगा तब भी इन्वेस्ट करेंगे, अगर ये ऊपर उठता है तब भी हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। जब आप मार्केटिंग कहते हैं, जहां जाना हो जाओ, जैसे भी हो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ऊपर बढ़ेगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे गिरेगा तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर आप इस एंगल में जाते हैं तो आप अपने जो भावनाएं हैं उन्हें भी कंट्रोल कर पाएंगे। उसी तरीके से एसआईपी में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसे भी हमें सिस्टमैटिक तरीके से करना होगा। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप एक बेटर स्टैंडर्ड में खड़े होंगे। इसी के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया है। अगर 5% बढ़ता है तब भी आप खरीदारी करें, अगर 5% गिरता है तब भी आप खरीदारी करें। कई बार हो सकता है कि एक ही महीने में 2-3 चांसेस आपको मिले और हो सकता है एक महीने में आपको ऐसा ना हो, इसलिए आप अपने फंड्स का बैकअप बना करके रखें। मान लीजिए आपके पास में भी 1 लाख रुपए हैं, क्या मैं 100% लमसम में डाल दूं? नहीं, आप 50% लमसम में डालिए और 50% आप अपने बैकअप में रख करके एसआईपी मेथड में डालते हुए आ जाए मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक। और मान लीजिए अगर एक ही महीने में अगर आपको 3 चांसेस मिल गए तो आपको 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। उस समय में आप फंड्स उसी समय डाल नहीं पाएंगे, इसलिए आप फंड्स को सेग्रीगेट करके रखें। 50% लमसम में और 50% आप अपने हाथ में रखें और महीने महीने एसआईपी मेथड में डालते रहें। और अगर आप इस तरह से लगातार करते हुए आएंगे तो आप एक अच्छे स्टैंडर्ड में अपने आप को पाएंगे और आने वाले 20-25 साल में अगर हम देखेंगे तो हम एक अच्छे अमाउंट में हम लोग अपने आप को सेटल कर पाएंगे। इसे अपने दिमाग में रखें। अब ये सिर्फ इंडेक्स फंड के बारे में मैंने आपको बताया, और अगर इसके साथ साथ अगर आपने किसी स्टॉक्स को खरीदा होता, क्योंकि स्टॉक्स काफी हाई बूम हो चुका है, इसी में डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स भी है, आप आईटीसी ले सकते हैं उदाहरण के रूप में। अगर आप टाइटन को देखते हैं तो, और अगर आप राकेश झुनझुनवाले के इतिहास को पढ़ते हैं तो इसमें बहुत बूम आ चुका है। ऐसे अगर बूम में अगर हमें मिल जाए, आप एक बहुत बड़ा रिटर्न कमा सकते हैं। इससे भी ज्यादा रिटर्न जो है हमें स्टॉक्स दे सकता है, मगर हमें बहुत अच्छे तरीके से इसे एनालाइज करके इसे लेना होता है। और कुछ स्टॉक्स है, जैसे हम लोग जानते हैं पेनी स्टॉक्स हैं, टॉप 3 पिक्स में बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। आपने बीसीजी को देखा होगा, जिसे हमने 8 रुपए में लिया था वो 200 रुपए पहुंच गया है। ये सब 1.5 साल 2 साल में घटित हुआ है। अगर हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ में अगर हम जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं वो है स्टॉक्स, अगर जल्दी कहीं पहुंचना चाहते हैं तो वो है स्टॉक। फिर भी मार्केट रिस्क को देखते हुए हमें करना होगा। किसी स्टॉक को लेना एक कला है, किसी स्टॉक को लेना, उसे एनालाइज करना, ये कितनी दूर तक जा सकता है, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, सब देखते हुए एनालाइज करते हुए उसे उठाना, इसमें आप और अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। ये सारी बातें भी हैं, मगर फिर भी स्टॉक पिकिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया, थोड़ा एक मुश्किल काम है। आप किसी भी स्टॉक को लेने से पहले आपके पास में उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और अगर जैसे मैंने सजेशन दिए हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए स्टॉक पिक करने वालों में बहुत सारे लोग हैं। आप खुद भी रिसर्च करके खरीद सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था न्यू ईयर ऑफर के बारे में, मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। इस नए साल में स्पेशल ऑफर देना चाहते हैं हम। जैसे कि आप मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमें कोई स्पेशल ऑफर है क्या इस नए साल में, और जैसा कि मैंने कहा था इंडेक्स फंड में एक पार्ट आप इन्वेस्ट करें और उसका एक हिस्सा आप सेविंग करके और एक उसका हिस्सा जो है आप स्टॉक पार्ट में इन्वेस्ट करेंगे, जो कि एक बहुत बूम दे सकता है। और इस स्टॉक्स में कैसे हमने एनालाइज करना है उसकी ट्रेनिंग हम देते हैं। ट्रेड अचीवर में अगर आप देखते हैं तो फाइनेंस को कैसे मैनेजमेंट करना है उसके बारे में सिखाते हैं, या फिर किस तरह से हम स्टॉक को हम ले सकते हैं, क्यों ये स्टॉक ऊपर उठ रहा है, इसकी क्या वजह है, उसके कुछ वजह होती है। कई अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास में, जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची और भी कई इसके बीच में विषय हैं। मार्केट को एनालाइज करते हैं, क्यों ये मार्केट ऊपर उठता है, नीचे गिरता है, इस तरह से बहुत सारे कारण हैं। इन सब के बारे में हम लोगों को सिखाते हैं और इसके बारे में कई लोग ऐसे हैं जो कोर्सेस लेना चाहते हैं, खरीदेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा, इसलिए लगातार आप इन्वेस्ट करना सीखें। कभी ना भूलें कि इन्वेस्टमेंट हमारे जीवन का एक हिस्सा है। फाइनेंशियल प्लानिंग हर एक आदमी के लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए, चाहे वो कॉलेज पास करके अभी बाहर आया है तो उसके लिए भी जरूरी है। सभी को इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हमारा फर्ज है। मगर आप इसे सही ढंग से करें, आप बिल्कुल अपने फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकते हैं आने वाले सालों में। ठीक है, आपको मेरी शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। टेक केयर।